नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में फाइनेंस को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। अगर आप एक बेहतरीन रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी लैंग्वेज ढूंढ रहे थे तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि उस फाइनेंशियल एजुकेशन और माइंडसेट को डीकोड करेंगे जो एक आम इंसान को अमीर बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, किसी एक इंसान के एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज है। देखिए, ऑथर के जो असली पिता थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी की थी उन्होंने, पर जिंदगी भर पैसों की तंगी झेलते रहे। इन्होंने इनको पुअर डैड कहा। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता थे जो कभी स्कूल की पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाए, लेकिन वो अपने शहर के सबसे अमीर आदमी बन गए। ये थे उनके रिच डैड। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा प्लान क्या है? हम बेसिकली 6 ऐसे कोर लेसन्स पर बात करने वाले हैं जिन्हें अगर हम समझ लें तो हमारा माइंडसेट गरीबी से निकलकर अमीरी की तरफ मुड़ सकता है। हम देखेंगे उन दो पिताओं की सोच में फर्क, रैट रेस से बाहर निकलने का तरीका, एसेट्स और लायबिलिटीज का आखिरी सच, अपने काम से काम रखने का मतलब, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से पैसे बनाना और आखिर में सीखने के लिए काम करना। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले लेसन पर, उन दो पिताओं का माइंडसेट। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे सिर्फ हमारे सोचने का तरीका हमारी फाइनेंशियल रियलिटी को पूरी तरह बदल कर रख देता है। अगर इन दोनों पिताओं की सोच को हम साइड बाय साइड रखें तो डिफरेंस एकदम क्लियर दिखता है। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि किसी बड़ी कंपनी में एक सेफ और सिक्योर जॉब मिल सके। पर रिच डैड का फंडा बिल्कुल अलग था। उन्हें जॉब सिक्योरिटी से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी और कैलकुलेटेड रिस्क लेने पर भरोसा था। वो कहते थे कि देखो, स्कूल हमें सिर्फ ये सिखाता है कि पैसे के लिए कैसे काम करें, लेकिन असली फाइनेंशियल एजुकेशन आपको ये सिखाती है कि पैसा आपके लिए काम कैसे करे। राइट। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, रैट रेस या चूहों की दौड़ से बचना। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ महीने के अंत में आने वाले एक पेचेक के लिए काम कर रहे हैं ना, तो हम एक ऐसे चक्रव्यूह में हैं जो कभी खत्म नहीं होता। इस डर और लालच के जाल को समझना बहुत जरूरी है। आप उस गधे की कल्पना कीजिए जिसके मालिक ने उसके चेहरे के ठीक आगे एक डंडे पर गाजर बांध रखी है। वो बेचारा गाजर खाने की उम्मीद में बस आगे चलता रहता है। मालिक तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, पर उस गधे को वो गाजर कभी नहीं मिलती। बिल्कुल यही होता है हमारे साथ। गरीबी का डर हमें काम करने पर मजबूर करता है और महंगी चीजों का लालच हमें उसी चक्कर में फंसाए रखता है। हम मेहनत करते जाते हैं, ये जाने बिना कि इस रास्ते पर चलकर सच्ची आज़ादी कभी नहीं मिलने वाली। और ये मिडिल क्लास का साइकिल सच में बहुत रूथलेस होता है। होता क्या है, हम एक अच्छी सैलरी कमाते हैं, फिर अपने रूटीन बिल्स भरते हैं, उसके बाद क्रेडिट पर नई चीजें लेते हैं, जैसे एक बड़ी गाड़ी या लेटेस्ट फोन जिन्हें हम लायबिलिटीज कहते हैं, और फिर उनके ईएमआई और कर्जे चुकाने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं और इंसान इस जाल में हमेशा के लिए फंस जाता है। लेकिन जरा इस कहानी पर ध्यान दीजिए। बचपन में ऑथर ने सिर्फ $9.5 की आमदनी से एक बड़ा कॉन्सेप्ट सीख लिया था। उन्होंने देखा कि पुरानी कॉमिक बुक्स जिनके कवर फटे होते थे उन्हें फेंक दिया जाता था। उन्होंने उन्हें इकट्ठा किया, अपने बेसमेंट में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई और बच्चों को रेंट पर देना शुरू किया। और बिना वहां बैठे हर हफ्ते $9.5 कमाने लगे। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि हम बिना फिजिकल मेहनत किए भी ऐसे बिजनेस बना सकते हैं जो हमारे लिए पैसा जनरेट करें। चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं जो पूरी फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे मजबूत पिलर है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का असली फर्क। इसको समझने के लिए एक हिस्ट्री का बड़ा फेमस किस्सा सुनते हैं। बात है 1923 की, जब शिकागो के एजवाटर बीच होटल में दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर और अमीर लीडर्स की मीटिंग हुई थी। उस कमरे में बैठे लोग दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करते थे। लेकिन जरा सोचिए, ठीक 25 साल बाद 1948 तक आते आते उनमें से ज्यादातर लोग या तो पूरी तरह दिवालिया हो चुके थे या बेहद गरीबी में मरे। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उस पैसे को बचाकर रखना और ग्रो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन के बिना कोई भी बड़ा एम्पायर गिर सकता है। फाइनेंस की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल काम करता है, जिसे किस प्रिंसिपल कहते हैं? कीप इट सिंपल स्टूपिड। सारी भारी भरकम डिक्शनरी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए।
सिंपल भाषा में, एसेट यानी ऐसी संपत्ति जो बिना कुछ किए आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी यानी वो बोझ जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले। बस इतनी सी बात है। जो आपको पैसे बना कर दे वो एसेट, और जो आपका खर्चा बढ़ाए वो लायबिलिटी। और असली दुनिया में ना लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो अमीर होते हैं वो ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो रेगुलर इनकम बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे एक आलीशान बड़ा घर, और उसको अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी एसेट मान लेते हैं। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, पर जिस घर में आप रहते हैं वो असल में एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसके भारी मोर्टगेज, टैक्स और मेंटेनेंस का खर्चा लगातार आपकी जेब से पैसे निकालता रहता है। असली फोकस हमेशा उन एसेट्स पर होना चाहिए जो कैश फ्लो लाएं। तो अब हम आते हैं अपने चौथे लेसन पर, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने काम से काम रखना। जिंदगी भर किसी बॉस या बैंक को अमीर बनाने के बजाय अब वक्त है अपने खुद के एसेट्स बनाने पर ध्यान देने का। मैकडॉनल्ड्स एम्पायर बनाने वाले रे क्रॉक का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। एक बार उन्होंने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से पूछा, बताओ मेरा बिजनेस क्या है? सब हंसने लगे और बोले, आप हैमबर्गर बेचते हैं सर। तब रे क्रॉक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरा बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। ये बात हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि आपकी जॉब और आपके एक्चुअल बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क होता है। बर्गर बेचना उनका प्रोफेशन था, लेकिन उनका असली वेल्थ उस जमीन से बन रहा था जिस पर वो मैकडॉनल्ड्स के स्टोर्स खुले थे। तो आखिर ये ट्रू एसेट्स दिखते कैसे हैं? देखिए, ये कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जहां आपको खुद जाकर बैठना ना पड़े, वो खुद चल रहा हो। या फिर रियल एस्टेट हो सकता है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। बेसिकली आपको अपना पैसा ऐसी जगह डालना चाहिए जिसकी वैल्यू वक्त के साथ बढ़े और जो आपको रिटर्न्स दे, ना कि किसी नई लग्जरी कार में जिसे शोरूम से बाहर निकालते ही उसकी कीमत आधी हो जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है पैसे का आविष्कार करना। हाँ, आपने सही सुना। अमीर लोग सिर्फ अपना पैसा गद्दे के नीचे बचाकर नहीं रखते, वो अपने फाइनेंशियल आईक्यू का इस्तेमाल करके नए तरीके इन्वेंट करते हैं पैसा बनाने के। चलिए इस $40,000 के आंकड़े की स्टोरी देखते हैं। एक बार मार्केट काफी डाउन था, लोग घबराए हुए थे। तभी ऑथर ने एक अपॉर्चुनिटी देखी जो बाकी लोगों को नजर नहीं आई। उन्होंने एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया, जिसकी मार्केट वैल्यू उससे कहीं ज्यादा थी, और कुछ ही वक्त बाद उन्होंने उसे $60,000 में बेच दिया। मतलब बिना किसी लंबी और थका देने वाली मेहनत के उन्होंने वर्चुअली एक झटके में अपने एसेट कॉलम में $40,000 ऐड कर लिए। इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का यूज करके पैसा बनाना। अब सवाल ये है कि एक प्रो इन्वेस्टर की तरह कैसे सोचा जाए। इसके लिए 3 बेसिक स्किल्स चाहिए। पहला, उन अपॉर्चुनिटीज को देखना जो बाकी दुनिया डर की वजह से मिस कर देती है। दूसरा, बैंकों के चक्कर काटने के बजाय क्रिएटिव तरीकों से मार्केट से फंड रेज करना सीखना। और तीसरा, खुद से ज्यादा स्मार्ट और होशियार लोगों को पहचानना और उनसे अपने लिए काम करवाना। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखें। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी लेसन पर आ गए हैं, वर्क टू लर्न, यानी सीखने के लिए काम करना। ये लेसन कहता है कि किसी एक चीज में रट्टे मारकर एक्सपर्ट बनने से बेहतर है अलग अलग प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना। जैसे कि इस एक टैलेंटेड जर्नलिस्ट की कहानी को लीजिए। वो बहुत बढ़िया लिखती थी और एक फेमस बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती थी, पर उसकी किताबें बिक नहीं रही थीं। किसी ने उसे एडवाइस दी कि आपको सेल्स और मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए। ये सुनते ही वो गुस्सा हो गई और बोली, मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ, कोई सेल्स पर्सन नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके पास लिखने का अमेजिंग टैलेंट तो था, पर उस टैलेंट को मार्केट में बेचने का स्किल बिल्कुल नहीं था। अगर हम दोनों पिताओं के नजरिए को देखें तो पुअर डैड की एडवाइस हमेशा ये होती थी कि भाई जॉब सिक्योरिटी ढूंढो और एक ही फील्ड में स्पेशलाइज करो। पर रिच डैड क्या कहते थे? वो कहते थे कि जरूरत पड़े तो कम सैलरी में भी ऐसी जॉब करो जहां से तुम्हें बिजनेस चलाना सीखने को मिले। यही वजह थी कि ऑथर ने किसी सेफ करियर की जगह ज़ेरॉक्स कंपनी ज्वाइन की, सिर्फ इसलिए ताकि वो डोर टू डोर सेल्स सीख सकें और लोगों के डर और उनकी साइकोलॉजी को समझ सकें। सेल्स सीखना, सिस्टम्स मैनेज करना एक सेफ सैलरी चेक से लाख गुना ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इस मज़ेदार और डीप एक्सप्लेनर के अंत में हमें खुद से एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पूछना चाहिए। क्या हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करने में बिता देंगे, या फिर हम पैसे को अपना गुलाम बनाना सीखेंगे?
ये डिसीजन आज लेने का वक्त आ गया है। मुझे उम्मीद है कि इस एनालिसिस ने आपके अंदर उस फाइनेंशियल स्पार्क को ज़रूर जगाया होगा और आप अपने एसेट्स कॉलम को बनाने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। मिलते हैं आपसे अगले सफ़र पर।